नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम तक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिंस कोचिंग क्लासेज के द्वारा ये चैनल चलाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, हेल्पफुल होगा, तो आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आज हम पाचन तंत्र के आगे के बारे में पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि पाचन का अर्थ होता है भोजन में उपस्थित जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमों की सहायता से सरल व अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए पूरा का पूरा विकसित और पूर्ण पाचन तंत्र होता है, जो दो भागों से मिलकर बना होता है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। तो आज के हम इस वीडियो में सबसे पहले पाचक ग्रंथियों के बारे में देखेंगे। पाचक ग्रंथियां, तो देखिए, पाचक ग्रंथियां जो हैं वो तीन प्रकार की मानी गई हैं। सबसे पहले नंबर 1 लार ग्रंथियां, दूसरी हैं अग्नाशय और तीसरा है हमारे पास यकृत या लीवर। इसके बारे में सबसे पहले आज हम लार ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे और अग्नाशय के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर देखिए, लार ग्रंथियां हमारे मुख गुहा के अंदर जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 जोड़ी, याद रखिए, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। नंबर 1, जिन्हें हम कहते हैं कर्णपूर्व लार ग्रंथियां, या इन्हें हम अंग्रेजी में पैरोटिड ग्रंथियां भी कहते हैं। यहां आप चित्र में देख सकते हैं, हमारे कान के जस्ट पास में यहां पर जो ये ग्रंथियां होती है, इन ग्रंथियों को अपन कहते हैं कर्णपूर्व लार ग्रंथियां। ये एक जोड़ी होती हैं। कर्णपूर्व लार ग्रंथियों की संख्या कितनी है? 1 जोड़ी। दूसरी जो होती है, इन्हें अपन कहते हैं अधो जिह्वा लार ग्रंथियां, जो हमारी जिह्वा के या जीभ के नीचे पाई जाती हैं। और तीसरी होती हैं, इन्हें अपन कहते हैं अधो जंभ लार ग्रंथियां। ये भी एक जोड़ी है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे मुख के अंदर 3 जोड़ी जो हैं वो लार ग्रंथियां पाई जाती है। कर्णपूर्व लार ग्रंथियां, जिन्हें हम अंग्रेजी में पैरोटिड ग्रंथियां भी कहते हैं, अधोजीवा लार ग्रंथियां और अधोजंभ लार ग्रंथियां। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब देखिए, लार ग्रंथियां जो है वो क्या कार्य करती हैं। तो जो लार ग्रंथियां हैं वो मुख्य रूप से लार का स्त्रवण करती है। लार जो है वो जल जैसा दिखने वाला एक पदार्थ है। आपने देखा होगा कि जब कभी आप भूखे रहते हैं तो वो स्वादिष्ट भोजन जैसे ही आप देखते हैं तो आपके मुंह से पानी आना शुरू होता है। वही जो गाढ़ा पानी होता है वो क्या है? लार है। अब यहाँ एग्जाम की दृष्टि से हमें लार को समझना है। तो एग्जाम की दृष्टि से अगर अपन लार को देखें तो सबसे पहले आप ध्यान में रखिए कि लार का जो पीएच होता है, इसका मान होता है 6.8, यानी कि लार जो है वो हल्का सा अम्लीय पदार्थ है। यानी कि अगर हम इसकी प्रकृति को देखें तो लार जो है वो हल्का अम्लीय होता है। और लार के अंदर जो है 2 महत्वपूर्ण एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम जिसे अपन कहते हैं लारीय एमाइलेज, या इसका जो पुराना नाम है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको हम कहते हैं टाइलिन। ये इसका पुराना नाम, प्रचलित नाम है, जो पहले काम में लिया जाता था। वर्तमान में भी इसको काम में लिया जाता है। तो चाहे आप लारीय एमाइलेज कहें या टाइलिन कहें, एक ही बात है। और दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि अगर हम देखें एक दिन के अंदर कितनी लार स्रावित होती है, तो याद रखिए कि एक दिन के अंदर
इन लार ग्रंथियों के द्वारा लगभग 1.5 लीटर लार का स्त्रवण किया जाता है। तो ये लार की मात्रा है जो स्त्रावित की जाती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको ये ध्यान में रखनी है कि हमारी लार के अंदर 2 महत्वपूर्ण एंजाइम पाए जाते हैं। पहला जो एंजाइम है, यहां आपने देखा लारिया एमाइलेज या टाइलिन है, और दूसरा जो एंजाइम है वो है लाइसोजाइम। अब देखिए कि ये जो 2 एंजाइम है, चूंकि अपन ने पहले वाले वीडियो में देखा था कि पाचन की जो क्रिया है वो मुख से ही शुरू हो जाती है और एंजाइमों की सहायता से हम जटिल भोज्य पदार्थों को सरल और अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलते हैं। तो यहीं पर ये एंजाइम जो हैं वो अपने मुख में ही पाचन की क्रिया को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहां टाइलिन या लारिया एमाइलेज का कार्य देखेंगे। तो देखिए टाइलिन या लारिया एमाइलेज का क्या कार्य है, इसको हम एक सरल रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि जो हमने भोजन में स्टार्च खाया, स्टार्च जो है वो ध्यान में रखिए कि आलू के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में स्टार्च होता है, चावल जो होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में स्टार्च होता है, और स्टार्च जो है वो एक तरह का जटिल कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। तो ये स्टार्च जो है वो लारिया एमाइलेज या हम इसको कह सकते हैं टाइलिन, जिसका पीएच जो है हम मानते हैं 6.8 और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री। इन तीनों की उपस्थिति में, यानी कि टाइलिन और पीएच 6.8 और टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, स्टार्च जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में, माल्टोज। तो ये बात जो है वो एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है कि टाइलिन या लारिया एमाइलेज का क्या कार्य है। तो ये एंजाइम जो है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। और माल्टोज जो है वो क्या है, तो माल्टोज जो है एक तरह का क्या है, डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड। तो ये जो है लारिया एमाइलेज का कार्य हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण एंजाइम माना जाता है, दूसरा महत्वपूर्ण एंजाइम है लाइसोजाइम। तो देखिए लाइसोजाइम का जो मेन काम है वो, ये एंजाइम बहुत कम मात्रा में मिलता है, और ये भी ध्यान में रखना है कि हमारे जो आंसू होते हैं, आंसू के अंदर भी ये एंजाइम पाया जाता है। इस एंजाइम का मेन काम है कि जो भी भोजन के साथ अगर बैक्टीरिया वगैरह आ गए हैं तो उन बैक्टीरिया के ऊपर जो है सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, उस कोशिका भित्ति को ये एंजाइम गलाने का कार्य करता है। तो स्टार्च जो है वो, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम लारिया एमाइलेज के द्वारा किया जाता है, और लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो भोजन के साथ आए जीवाणु को पचाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से लार जो है वो यहां पर हमारे मुख में ही पाचन की क्रिया शुरू कर देती है। इसके बाद जो है दूसरी जो है हम एक इंपॉर्टेंट ग्रंथि और देख रहे हैं जो एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। इस ग्रंथि को हम कहते हैं अग्नाशय, या अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं पैनक्रियाज। तो यहां पर देखिए पाचन तंत्र का जो चित्र है उसमें आप ध्यान से देखिए। यहां से जब हम आगे बढ़े तो मुखगुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, ग्रसिका के बाद आमाशय, और आमाशय के बाद यहां पर देख रहे हैं जो ये ग्रहणी है, यहां से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अग्नाशय या पैनक्रियाज। तो यहां से आपको खास बात ध्यान में रखनी है कि पैनक्रियाज या अग्नाशय जो है वो हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि मानी जाती है, मिश्रित ग्रंथि मानी जाती है। अब मिश्रित ग्रंथि मानने का क्या रीजन है उसको समझिए। तो सबसे पहले हम ग्रंथि को समझते हैं कि ग्रंथि का अर्थ क्या है। तो ग्रंथि का अर्थ होता है कि शरीर की वे कोशिका या कोशिकाएं जो केवल और केवल
स्त्रवण का कार्य करती हों, ऐसी कोशिका या कोशिकाओं के समूह को हम ग्रंथि कहते हैं। और अगर हम ग्रंथि देखें तो ये स्त्रवण के आधार पर जो ग्रंथियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक जो होती है इन्हें हम कहते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथि, दूसरी होती है जिन्हें हम कहते हैं बाह्य स्त्रावी ग्रंथि, और तीसरी जो होती है जिसको अपन कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। अब यहां संक्षिप्त में समझिए, अंतःस्त्रावी ग्रंथि का मतलब क्या है कि ऐसी ग्रंथियां जिनमें जो अपने स्त्राव बिना किसी नलिकाओं की सहायता से सीधे ही रक्त में मुक्त करती हों, ऐसी ग्रंथियों को हम कहेंगे अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हम देखें तो बहुत सारी अंतःस्त्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। जैसे यहाँ मस्तिष्क में हम अगर देखें तो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, हाइपोथैलेमस पाया जाता है, थाइमस ग्रंथि पाई जाती हैं, एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती हैं। ये सारी अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं। और अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो रासायनिक पदार्थ स्त्रावित किया जाता है उस रासायनिक पदार्थ को नाम दिया जाता है हार्मोन। तो इन ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है। बाह्य स्त्रावी ग्रंथियों का मतलब क्या हुआ कि ऐसी ग्रंथियां जो अपने स्त्राव जो है वो नलिकाओं की सहायता से स्त्रावित करती हैं, और इनके स्त्राव जो है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां हैं। जैसे लार ग्रंथियों के द्वारा लार का स्त्रवण किया जाता है। अश्रु ग्रंथियां जो हमारे नेत्रों में पाई जाती है आंसुओं का स्त्रवण करती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो दुग्ध ग्रंथियां जो है वो दूध का स्त्रवण करती हैं। कान में पाए जाने वाली जो है मेमोबियन ग्रंथियां हैं जो कि कर्ण मोम का स्त्रवण करती है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में अलग अलग स्त्रावों का स्त्रवण करती है। तीसरी ग्रंथि जिन्हें हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, इसका मतलब जो ग्रंथि अंतःस्त्रावी और बाह्य स्त्रावी दोनों की तरह कार्य करती हो, ऐसी ग्रंथियों को हम क्या कहेंगे, मिश्रित ग्रंथि। और ऐसी ही मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है हमारे पास अग्नाशय। तो यहां अग्नाशय को देखिए कि हम अंतःस्त्रावी और बाह्य स्त्रावी क्यों कहते हैं। तो अग्नाशय के द्वारा एक तो जो है वो पाचक एंजाइमों का स्त्रवण किया जाता है, यानी कि पाचक एंजाइम जो है वो इसके द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं। और अग्नाशय के द्वारा जो है वो हार्मोन का स्त्रवण भी किया जाता है। तो देखिए कि यहां अग्नाशय के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पाचक एंजाइम जो हैं वो कौन कौन से स्त्रावित किए जाते हैं, यहां केवल आप उनके नाम ध्यान में रखिए। तो यहां जो एक एंजाइम है जिसका नाम है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन का स्त्रवण किया जाता है। इसके अलावा एमाइलेज का स्त्रवण भी किया जाता है। इसके अलावा लाइपेज एंजाइम का भी स्त्रवण किया जाता है। और इसके अलावा न्यूक्लिएज एंजाइम का स्त्रवण भी किया जाता है। तो ये कुछ एंजाइम हैं जो कि अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं, यानी कि ये अग्नाशय के द्वारा जो रस स्त्रावित किया जाता है, इस रस को हम कहते हैं अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस। और इस रस के अंदर ये सारे एंजाइम जो हैं वो उपस्थित रहते हैं। इसलिए ये जो है क्या हुआ, अग्नाशय जो है वो एक तरह से बाह्य स्त्रावी हो गया, सॉरी अंतःस्त्रावी हो गया, क्योंकि हार्मोन का जो स्त्रवण किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अग्नाशय के द्वारा जो है हार्मोन का भी स्त्रवण किया जाता है। अगर हम इस अग्नाशय को काटें, इसको अनुप्रस्थ काटें, तो यहां हम अग्नाशय में देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि अग्नाशय का काट है, और तो अग्नाशय के जो काट होता है जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें इस तरह से कई संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं। इन संरचनाओं को हम कहते हैं लेगरहैंस की द्वीपिकाएं। ये बात भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये लेगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं। अगर हम इन लेगरहैंस की द्वीपिकाओं को देखें तो इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो देखिए यहां 3 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली जो कोशिका है उनको अपन कहेंगे अल्फा सेल्स। दूसरी जो सेल्स होती है जिन्हें हम कहेंगे बीटा सेल्स। और तीसरी जो सेल्स होती है उनको अपन कहेंगे डेल सेल्स।
तो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है जो हार्मोन का स्त्रवण करती है। इनमें से देखिए जो अल्फा सेल हैं, उन अल्फा सेल्स के द्वारा जो हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है उस हार्मोन को हम कहते हैं ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन, तो ये बात जो है एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है कि अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्त्रवण करती हैं, या अल्फा कोशिकाओं के द्वारा कौन सा हार्मोन जो है वो स्त्रावित किया जाता है। तो इस हार्मोन का नाम है ग्लूकेगॉन। तो यहां पर देखिए ग्लूकेगॉन जो है वो हमारी बॉडी में क्या काम करता है। तो हमारी बॉडी में ग्लूकेगॉन जो हार्मोन है वो क्या करता है, ये है ग्लाइकोजन को किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। तो ग्लाइकोजन जो है वो हमारे शरीर में संचित भोज्य पदार्थ है, और जब भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो इस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज की मात्रा जो है रक्त में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यानी कि ये रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये अल्फा सेल के द्वारा स्त्रावित होता है और ये ग्लूकोज का स्त्रवण करता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो बीटा सेल्स हैं उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण एंजाइम जो है वो स्त्रावित किया जाता है, इसे अपन कहते हैं इंसुलिन। तो यहां पर इंसुलिन के बारे में आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए। इंसुलिन जो है वो एक तरह का प्रोटीन हार्मोन है। पहली बात कि इंसुलिन जो है वो क्या है, एक तरह का प्रोटीन हार्मोन है, और ये हार्मोन जो है इसके जस्ट विपरीत काम करता है। क्या काम करेगा, इंसुलिन जो है वो हमारे रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। कैसे कम करेगा, तो यहां पर आपने देखा कि जो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में बदल रहा है, यानी कि इसका विपरीत काम इंसुलिन करेगा। तो इंसुलिन कैसे काम करेगा कि यह ग्लूकोज को वापस किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, जिससे कि रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ग्लूकेगॉन जो है वो रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है, जबकि इंसुलिन जो है वो क्या करता है, रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। अब आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए कि हमारा पेनक्रियाज और इसकी जो बीटा सेल्स के द्वारा अगर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का स्त्रवण नहीं हो, तो इस कंडीशन में देखा जाता है कि रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है, और इसी रोग को हम कहेंगे मधुमेह, या हम इसको साइंटिफिक दृष्टि से बोलते हैं डायबिटीज मिलिटस। तो देखिए डायबिटीज मिलिटस, ये रोग जो है वो हो जाता है, जिसको अपन शक्कर की बीमारी भी कहते हैं, शाही बीमारी भी कहते हैं। और इस बीमारी के कारण जो है वो व्यक्ति के अंदर, रक्त के अंदर जो है शर्करा की मात्रा क्या होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। जब रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा एक लेवल से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, तो यही ग्लूकोज जो है वो मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और व्यक्ति के अंदर जो है वो डायबिटीज के लक्षण जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। इस रोग से बचने के लिए क्या किया जाता है, तो इस रोग से बचने के लिए आपने देखा होगा कि कई बार जो है बाहर से व्यक्ति को जो है इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, रेडीमेड तैयार जो है इंसुलिन दिया जाता है, तो जिससे कि पेनक्रियाज जो है वो अपना सही काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए इंसुलिन जो है वो बॉडी में पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा है, इसलिए इंसुलिन का रेडीमेड जो है इंजेक्शन बाहर से दिया जाता है। तो देखिए वर्तमान में बैक्टीरिया हैं, उनकी सहायता से इंसुलिन को बनाया जा रहा है, जो मानव के अंदर इस रोग का इलाज कर रहा है। और बैक्टीरिया के द्वारा वर्तमान में जो इंसुलिन बनाया जा रहा है, उस इंसुलिन को नाम दिया है ह्यूमुलिन। तो ये ह्यूमुलिन जो है वो वर्तमान में सबसे ज्यादा जो है वो काम में लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पाचक ग्रंथियों में जो है लार ग्रंथियां और अग्नाशय जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे यकृत के बारे में। तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए।
सब्सक्राइब कीजिए और जब तक लॉकडाउन नहीं खुल जाता है तब तक घरों में बैठे रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।